बिहार में अगर हम देखें पिछले 50 सालों में तो लालू के कद का कोई नेता नहीं दिखता। लालू के बिना बिहार की कल्पना नहीं की जाती है। नमस्कार, भारतिका में एक बार फिर आपका स्वागत है और आज भी बात बिहार की करते हैं। बिहार में जो उथल पुथल हो रही है, पिछले दिनों जो हुई वो सब आप लोगों ने देखा और अब सबकी नजर लालू यादव पर पड़ी है। हालांकि बिहार में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बिहार में अगर हम देखें पिछले 50 सालों में तो लालू के कद का कोई नेता नहीं दिखता और न ही लालू के जितना भ्रष्टाचार किया हुआ नेता दिखता है, न लालू के राज में जितना अपराध हुआ वैसा दिखता है। तो पिछले 50 सालों के बिहार की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो लालू के बिना वो पूरी नहीं होती है वो बातें वहां की। लालू यादव से 10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है, वो भी तब जब वो बहुत बीमार हैं, गंभीर तौर पे बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और चलने फिरने में मुश्किलें आती हैं, दिक्कतें होती हैं। हालांकि पार्टी के काम में उनको मुश्किल नहीं आती है, वो पार्टी के काम बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और ईश्वर उनको लंबी उम्र दें कि वो पार्टी के काम करते रहें, क्योंकि जब तक और भ्रष्टाचार सामने नहीं आएंगे तब तक तो सब चीजें सामने आती ही रहनी चाहिए। अब लालू यादव का यह मामला जब सामने आया है तो दो तरह की बातें हमेशा होती हैं राजनीति में। कुछ उनके पक्ष के लोग होंगे, कुछ उनके विरोध के लोग होंगे। जो उनके पक्ष के होंगे वो कहेंगे कि चूंकि बीजेपी हमेशा से सत्ता में है, जब से वो ईडी सीबीआई का डर दिखा करके राजनेताओं पर अंकुश लगाती है। तो मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब बिहार की बात आती है और बिहार में जब ईडी के डर की बात आती है तो ये ईडी का डर नीतीश कुमार पर क्यों नहीं आता। हालांकि नीतीश कुमार के पलटू वाले व्यवहार पे हम नहीं जाते हैं, उनकी उस राजनीति पे नहीं जाते हैं, तो नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों नहीं लगते। तो वैसे देश में और भी राज्यों में बहुत सारे ऐसे नेता होंगे जिन पर व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते, बावजूद इसके कि उनकी सरकारें गड़बड़ करती होंगी, लेकिन उन पर नहीं लगते। वो क्यों नहीं लगते? इसलिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, या अगर थोड़ा सा भी किया होता तो ये सरकार नहीं होगी, दूसरी सरकार आएगी, वो सामने लेके आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जब तक आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तब तक आपको उससे डर भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है पॉलिटिकल वेंडेटा में कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और ऐसा होता भी होगा, होता भी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को सताती भी हैं, परेशान भी करती हैं। लेकिन अगर आपने गलत नहीं किया है तो इस देश में अदालत है, इस देश में जनता की अदालत है और वहां सब चीजें साफ हो जाती हैं। ये तो स्पष्ट है कि जो जातिवाद की राजनीति बिहार में लालू यादव ने की, उसका लाभ उनको हमेशा से मिलता रहा है। 1990 से जब वो सत्ता में आए तो 1990 से लेकर के अगर हम 2025 तक की बात करें, जो अगले साल चुनाव होंगे, इन 35 सालों में लालू के बिना बिहार की कल्पना नहीं की जाती है और आने वाले दिनों में भी लालू के बिना बिहार की कल्पना नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि लालू ने एक लकीर बहुत लंबी खींची। वो लकीर उनके अपने तरीके, तौर तरीके से, उनके अपने बड़बोलेपन से उन्होंने लोगों के अंदर जगह बनाई। लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं आती है, जो मैं बार बार कहता हूं बिहार के लोगों से, कि भाई अगर जिस जाति के लोग लालू यादव का समर्थन करते हैं, उसी जाति के लोग, उसी जाति के दूसरे लोग, उनके घर में अगर कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो तो क्या वो नौकरी पा सकता है? लेकिन लोग उसको कहते हैं कि नहीं भाई, उसमें उनके बेटे का क्या दोष है। बिल्कुल दोष नहीं है, उनके बेटे का तो दोष ही नहीं है। दोष तो लालू यादव का है। भाई लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए बिहार को न सिर्फ लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अपराध की तरफ धकेला, बल्कि बिहार की जीडीपी को भी धीरे धीरे रसातल में पहुंचा दिया। मैंने एक किताब लिखी गांधी मैदान 2020 में, तो उसमें मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा था और आंकड़े बताए थे कि किस तरीके से जब 1991 में नरसिम्हा राव केंद्र में आते हैं तो जब दौर बदलता है तो जीडीपी की क्या स्थिति थी। मैं इसका जिक्र बार बार इसलिए करता हूं कि बिहार की पब्लिक को ये समझना चाहिए कि बिहार पहले कैसा था, अब कैसा है और आगे कैसा होना चाहिए। अब लालू यादव जब सत्ता में है, अभी जो आरोप लग रहे हैं, जो ईडी जिस पे जांच कर रही है, देखिए चारा घोटाले के आरोप अलग हैं, उस पे वो जेल गए, उससे बाहर आए, जमानत पर हैं, उसमें क्या होगा वो कानूनी प्रक्रिया चल रही है।
लेकिन जिस आरोप पर ईडी अभी पूछताछ कर रही है वो क्या है? वो है नौकरी देने के लिए जमीन लेने का आरोप। अब यही आरोप जेडीयू ने अभी सरकार गिराते समय ये लगाना शुरू किया था। जिस दिन नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके ठीक पहले, उसी दिन सुबह, शाम में इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने, दोपहर में, उसके पहले उनके प्रवक्ताओं ने यह कहना शुरू किया कि जो नौकरियां तेजस्वी यादव ने बांटी उसमें चूंकि नीतीश कुमार की वजह से उनको पैसे नहीं मिले और वो चाहते थे कि इसमें उनको पैसे मिले, इसलिए हम उनसे अलग हो रहे हैं। और ये आरोप ऐसे क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि आपका इतिहास वैसा है कि जो ये दिखाता है कि आपने इतिहास में ऐसी गड़बड़ियां की हैं। तो लालू यादव ने क्या किया, इस मामले को थोड़ा सा समझिए। मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। अगर बहुत ज्यादा विस्तार में इसको समझना है तो मेरी किताब गांधी मैदान आप पढ़िए। उस गांधी मैदान में एक एक बिंदुओं पर मैं बहुत विस्तार से इस चीज को समझाया हूं कि आखिर लालू यादव और उनके परिवार की संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। भाई ये तरीका, जो तरीका लालू यादव ने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अपनाया कि उनको रातों रात करोड़पति बनाया, ये उनको अपनी जाति के या उनके जो वोटर्स हैं उनको भी सिखाना चाहिए। भाई इससे बिहार का ही तो विकास होगा। मैं कहता हूं कि अगर कोई तरीका ऐसा है लालू यादव के पास या तेजस्वी के पास या किसी भी नेता के पास जिससे यह साबित होता हो कि बहुत जल्द पैसा कमाया जा सकते हैं और बहुत अमीर बना जा सकता है, तो पब्लिक को भी बताइए। भाई वो भी तो मेहनत करके 2 जून की रोटी के लिए परेशान हो रही है, उसका विकास कैसे होगा? तभी तो आपको विकास पुरुष कहा जाएगा। तो मैं थोड़े सा जिक्र इसमें कर देता हूं कि दरअसल क्या है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कुछ टेंडर्स ऐसे दिए जो टेंडर्स बहुत ही गलत तरीके से दिए गए। लालू के जो सबसे बड़े सिपहसालार प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा से आते हैं, लेकिन लालू यादव के बहुत करीबी और राज्यसभा के सांसद और केंद्र में मंत्री भी रहे। जब लालू यादव 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री थे तो उस समय वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर थे। और 2009 से 14 तक जब लालू बाहर से सपोर्ट कर रहे थे मनमोहन सिंह की सरकार को, उस वक्त भी इन लोगों की पूरी परिस्थितियां थी। अच्छा देखिए, लालू यादव के इस पूरे दौर को समझिए। जब वो रेल मंत्री बनते हैं तो अचानक से रेलवे में बहुत ज्यादा विकास दिखता है, रेलवे प्रॉफिट में आ जाता है। जो रेलवे सालों से नुकसान में था वो रेलवे अचानक से लाभ में आ जाता है। पूरी दुनिया में खबर छपती है। लालू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाकर के लेक्चर देने लगते हैं। मतलब वो एक मैनेजमेंट गुरु हो जाते हैं कि भाई देखिए कैसे एक डूबती हुई नैया को उन्होंने पार लगा दिया और रेलवे को उन्होंने फायदे में पहुंचा दिया। गरीब रथ चलाना, ये ट्रेन चलाना और उसमें कुल्हड़ की चाय, बहुत सारे अच्छे प्रयोग बहुत सारे हुए और रेलवे को बहुत लाभ में दिखाया गया। हालांकि अगर उन पूरी परिस्थितियों में जाएंगे तो रेलवे को लाभ नीतीश कुमार के काल से शुरू हुआ है। भाई आज का किया हुआ काम कल को लाभ नहीं देता है, ये हर किसी को मालूम है। तो नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे उन्होंने जो बदलाव किए होंगे उसके परिणाम बाद में आए। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो रेल मंत्री अचानक से मैनेजमेंट गुरु बन जाता है उसके पीछे की कहानी क्या है ये जानिए। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि इसी मामले में उन पे कार्रवाई शुरू हुई है और इसी मामले में उन पे ईडी पूछताछ कर रही है। तो जो ये आरोप लग रहा है कि भाई अभी तो आपको चुनाव है और अचानक से सरकार गिरी, उसके बाद परेशान किया जा रहा है, तो आज न कल तो ये परेशानी होनी ही है। और ये परेशानी इसलिए होनी है, वो देर हो रही है। ईडी क्यों देर कर रही है, राजनेता क्यों देर कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्यों देर कर रही है, ये सब विवाद के विषय हो सकते हैं, या चुनाव के समय हो रहा है ये भी विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन होना तो चाहिए भाई। अगर घोटाले हुए हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी जांच तो होनी चाहिए, सवाल तो पूछे जाने चाहिए। अब सवाल पूछने पे भी कोई मनाही कर दे तो गलत बात है। और कुछ एक बुद्धिजीवियों का धड़ा है दिल्ली में बैठ करके जो जमीनी हकीकत से नहीं वाकिफ। देखिए, मैं भले इंग्लैंड में रहता हूं, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कि हर दूसरे महीने तो नहीं लेकिन हर 3-4 महीने पे मैं बिहार जाता हूं। दिल्ली हिंदुस्तान तो जाता ही हूं, बिहार का दौरा करता हूं। ये पिछले 25 सालों की मेरी पत्रकारिता में जितना बिहार मैंने घूमा है, जो मैंने कवर किया है, उतना मुझे लगता है कि बिहार के उन बुद्धिजीवियों ने भी नहीं देखा होगा और नहीं समझा होगा कि बिहार की जमीनी हकीकत क्या है।
कोने कोने से बिहार का मैं वाकिफ हूं, और इसलिए मैं बार बार जब ये बात कहता हूं कि बिहार के लोगों को समझना होगा कि उनका विकास कैसे होगा। लालू यादव ने तो अपना विकास कर लिया। अब लालू यादव ने क्या किया? आप तो सुन रहे हैं कि भाई जमीन, नौकरी देने के लिए जमीन कितनी, पैसा कितना, ये भी तो जानिए। हालांकि मैंने गांधी मैदान किताब में विस्तार से लिखा है, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बता देता हूं। 141 जमीनों के साथ 30 फ्लैट और दर्जनों मकान ये नौकरी के एवज में है। और उतना ही नहीं है, आप देखिए किस तरीके से शेल कंपनियों को, जो कंपनियां बंद पड़ी थी, उस कंपनियों को टेक ओवर कर ब्लैक मनी को ट्रांसफर का हथियार बनाया। रेल मंत्री बनने के बाद लालू यादव ने मई 2004 में सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के विनय कोचर, हर्ष कोचर, आईआरसीटीसी के अधिकारियों और डिलाइट मार्केटिंग के निदेशक सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता की वो पत्नी है, कि मिली भगत से रेलवे के रांची और पुरी के 2 होटल्स हर्ष कोचर की कंपनी को 15 साल के लिए लीज पर दे दिया। वहां से शुरुआत होती है। ये वो कंपनी को लीज पे दिया जा रहा है जो एक तरीके से शेल कंपनी है, मतलब बंद पड़ी कंपनी थी। इन्हीं कोचर बंधुओं ने होटल को हथियाने के एवज में पटना के बीचों बीच तेजस्वी यादव को 3.5 एकड़ जमीन दी, जिस पर बाद में बिहार में तेजस्वी ने सबसे बड़ा मॉल बनाने की शुरुआत की थी। हालांकि बाद में विवाद में चला गया और पूरी मामला बाहर आ गया। ये सारी गड़बड़ियां हैं। तो एक जगह इतने एकड़ जमीन, और क्या है ना कि ये जमीन किसी और के नाम पे लिखाई जाती है, वो घूम के फिर कहीं और से आती है और फिर उनके पास चली जाती है। ये तो मैं आपको थोड़ी सी बानगी मैंने आपको दे दी। 29 साल के जब थे तेजस्वी यादव, तो उनके पास 52 संपत्तियां थी। मीसा भारती के पास 23 संपत्ति और राबड़ी देवी के पास 43 जमीन और 30 फ्लैट्स। भाई ये कौन सा व्यवसाय है? ये क्या आप व्यापार करते हैं? ये तो दुनिया को बताइए भाई। पिछले 25 साल से हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, रगड़ रगड़ करके, और उसके बाद ये संपत्ति हम अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग का जीवन बीत जाता है और आप एक घर बनाने में आपका जीवन बीत जाता है। ये कौन सा मैकेनिज्म है कि जिस मैकेनिज्म से इतनी संपत्तियां यहां पर अर्जित की जा रही हैं? भाई देखिए, मेरी रिपोर्ट कहती है, मेरा रिसर्च ये कहता है कि लालू यादव ने बड़े से बड़े नेताओं को और बहुत करीबी से करीबी नेताओं को भी बिना पैसे दिए टिकट नहीं दिया। चाहे वो रघुनाथ झा हो, कांति सिंह हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम मतलब लेना दुभर है। लेकिन परिस्थिति यह है कि लालू यादव की इन परिस्थितियों को समझना होगा। अब यह जानना जरूरी है कि क्या लालू यादव फिर जेल जाएंगे, और अब जेल जाएंगे तो किस मामले में जाएंगे? वो मामला तो अभी जो विचाराधीन है वो तो चल ही रहा है अदालत में, चारा घोटाला। अब इस मामले में क्या होगा? क्या जेल जाएंगे? और जेल क्या चुनाव से पहले जाएंगे, चुनाव के बाद जाएंगे, चुनाव के दौरान जाएंगे? और जेल जाने का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, इस पर आपको गौर करने की जरूरत है। और जब ये लोग आपके पास आए, ठीक है, आप जातिवादी हो सकते हैं, आप अपने जाति के नेता को बढ़ाइए, लेकिन जब वो आपके पास आए तो इतना तो पूछिए भाई कि कौन सा मैकेनिज्म है जिससे आप अमीर हो रहे हैं और हम नहीं हो रहे। और अगर आप हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सब लोग बहुत खुशहाल हैं बिहार में, तो बहुत अच्छी बात है भाई, फिर लालू यादव को 10, 20, 25 साल और बिठाइए। लेकिन उनसे ये तो पूछिए कि ये क्या ऐसा काम हो रहा है जिस काम से उनका विकास हो रहा है, करोड़ों की संपत्ति उनके पास आ रही है, आपके पास नहीं आ रही। इतना ही कहना था, फिर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।